तो इस सीरीज़ में आज हम लोग जा रहे हैं इम्यूनोलॉजी स्टार्ट करने। और पिछला लेक्चर एंजाइमोलॉजी पे था और आरडीटी में भी हम लोग कुछ एंजाइम्स के बारे में स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके उसको भी एडवांस लेवल पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब एंजाइमोलॉजी की भी नींव रखी जाए और धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाया जाए। तो चलिए देखते हैं। इम्यूनोलॉजी, तो आज इम्यूनोलॉजी का इंट्रोडक्शन होगा। हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे इम्यूनोलॉजी से, क्योंकि इम्यूनोलॉजी तो बहुत पहले से चल रहा है, तो इम्यूनोलॉजी हम लोग से इंट्रोड्यूस नहीं होगा, बल्कि हम लोग को ही इंट्रोड्यूस होना है इम्यूनोलॉजी से। तो लेट्स गो। तो इसमें देखते हैं कि जो इम्यूनोलॉजी का जो फर्स्ट एविडेंस कहीं देखा जाता है, तो ये कभी कभार चाइनीज़ एंड टॉक जो लिटरेचर्स हैं उसमें देखा जाता है। और जो कि 15th सेंचुरी, मतलब कि 14 AD से 1500 AD के बीच में देखा जाता है। और वैक्सीन जो है ये वैका, जैसे काऊ जिसकी मीनिंग होती है, लैटिन में वैका कहा जाता है। और ये भी जो नाम पड़ा, ये जो हमारे एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने जो स्टार्ट किया था इनिशियली यहीं से पॉक्स जो डिजीज़ थी उसको यहाँ से ही सीरम पिकअप करके वो किया था। तो इसलिए एडवर्ड जेनर के ही वर्क से को डेडिकेशन देते हुए इसे वैक्सीन कहा गया। अब कुछ इंट्रोडक्शन में हम ऐसे टर्म्स को देखेंगे जो आजकल चल रहे हैं और जो चीज़ें हम लोग को जाननी चाहिए, और आगे धीरे धीरे एडवांस इम्यूनोलॉजी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आता है हर्ड इम्यूनिटी। आजकल क्या कितना नहीं सुना इन सब चीज़ों के बारे में, अगर मैं इसको मेंशन करूँ तो, ठीक, सॉरी, इसको मेंशन करूँ तो, ठीक। तो ये जो है, इसमें क्या हुआ, इन मेनी केसेस एवरी इंडिविजुअल डज नॉट नीड टू बी इम्यून, ठीक। कुछ ऐसा देखा गया कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हर एक इंडिविजुअल, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने एक कंट्री है, उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20। ओके, तो अब इसे हम एक कंट्री ले रहे हैं और एक कंट्री में ये बहुत सारी पॉपुलेशन है, और इनको अब एक कोई कोविड टाइप एक वायरस है या फिर कोई पैंडेमिक आया है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि वैक्सीनेशन जब स्टार्ट हुआ तो उसमें देखा गया कि इनमें से सबको वैक्सीन देना ज़रूरी नहीं था, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि एक क्रिटिकल मास जो होता है वो अक्वायर कर लेता है प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी, आइदर थ्रू वैक्सीनेशन, कभी कभी वैक्सीनेशन के थ्रू, या फिर कभी कभी इन्फेक्शन के थ्रू। दे कैन सर्व एज बफर फॉर द रेस्ट, ठीक। अब मैं कह दूं कि यहाँ जब इन्होंने वैक्सीनेशन हम लोगों ने शुरू किया, तो लेट्स सी, इनको इसमें से मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को हमने वैक्सीन दे दिया, लेकिन सभी को नहीं, ठीक। तो ये अब एक तरह से बफर की तरह सर्व करने लगे, क्योंकि जब ये बफर की तरफ सर्व किए कि कोई वायरस आता था, इन्फेक्ट करता था, तो ये लोग खुद ही उसको डिस्ट्रॉय करते थे और फर्दर उसके मतलब स्प्रेड को रोकते थे कि ये इंडिविजुअल बच जाए, ये इंडिविजुअल बच जाए, इस तरह से। तो ये प्रिंसिपल यहाँ हर्ड इम्यूनिटी कहा गया, वर्क्स बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि ये इस तरह से वर्क करता है कि डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु कैन हार्बर द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक। ये
इन इन्फेक्शियस एजेंट के स्प्रेड से ये लोग बच जाते हैं, ठीक, स्प्रे नहीं हो पाता, ठीक। इन्फेक्शियस एजेंट significantly decrease the chance that susceptible individuals will become infected। मान लीजिए इसमें से कोई एक इंडिविजुअल है जो ससेप्टेबल था, ठीक, तो ये जब ससेप्टिबिलिटी इसके पास थी, लेकिन इन लोगों ने एज अ बफर सर्व किया और यहाँ तक ये पहुँचने से पहले ही ये जो वायरस पर्टिकुलर था वो इन्फेक्ट हुआ और इसका जो इन्फेक्ट किया और ये अपने इम्यून सिस्टम से उसे डिस्ट्रॉय किए। और इसकी जो हम टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ते हैं कि एक इनोकुलम पोटेंशियल होता है, वो इनोकुलम पोटेंशियल इस पॉपुलेशन में रह ही ना जाए, तो ये इन्फेक्ट ही नहीं होते हैं, ठीक। तो वो चीज, वो बात है यहाँ पे, ठीक। ससेप्टेबल इंडिविजुअल विल बिकम इन्फेक्टेड, वो डिक्रीज कर देता है, एज इस चांस को डिक्रीज कर देता है। अब बात ये आती है, अब अगला जो टर्म है इम्यूनोलॉजी क्या है। इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स एंड फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक। इनके फंक्शन और कंपोनेंट की स्टडी है इम्यून सिस्टम के। इम्यून सिस्टम मॉलिक्यूल्स, सेल टिश्यू एंड ऑर्गन विच प्रोवाइड नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबियल टॉक्सिन्स, ट्यूमर सेल्स। इम्यून सिस्टम इज क्रूशियल टू ह्यूमन सर्वाइवल। यहाँ पे अब इम्यूनोलॉजी जो है, हम कहें कि अगर किसी माइक्रोबियल एजेंट्स के इन्वेजन को या फिर किसी ह्यूमन बॉडी को इन्वेड करता है कोई माइक्रोबियल एजेंट, तो उसके रिस्पॉन्स में जो इम्यून रिस्पॉन्स आता है बॉडी में, उसी की स्टडी को नहीं करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ट्यूमर सेल्स हैं और कुछ इसे भी ले सकते हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज में, ऑटो इम्यून डिजीज में जो होता है, ये ट्यूमर सेल जो होते हैं इससे कोरिलेट कर सकते हैं हम लोग कि वहाँ भी इनकी स्टडी जो होती है इम्यूनोलॉजी में होती है, ठीक। अब क्या है, इम्यून रिस्पॉन्सेस जो हो सकते हैं इनेट हो सकते हैं और एडेप्टिव हो सकते हैं। और एडेप्टिव जो होता है उन्हें प्राइमरी, ठीक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी में हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक। अब इसके बारे में आगे हम समझेंगे। अब इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी एक स्टेट है जिसमें नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करती है हमारी बॉडीज, ठीक। हमारी बॉडी के सेल्स एक स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये इम्यूनिटी आती कहाँ से है, ठीक। ये इम्यूनिटी नेचुरली भी आ सकती है और आर्टिफिशियली भी आ सकती है, ठीक। तो नेचुरली हम देखते हैं कैसे आती है। नेचुरली आती है, नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आती है उसमें हम एक्टिव भी कह सकते हैं और पैसिव, दो तरह से बांट सकते हैं। अब एक्टिव नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्या कहेंगे हम, इसमें क्या होता है कि एंटीजन बॉडी में एंटर करते हैं नेचुरली, ठीक, और इनेट इम्यून रिस्पॉन्स आता है, ठीक, या फिर जो भी एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स आता है, और ये होता है प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन इन कंपैरिजन विद एक्टिव इम्यूनिटी। आगे मैं डिफाइन करूंगा कि क्यों ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देते हैं और क्यों ये शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन देते हैं। या फिर चलिए अभी कुछ हद तक बता देता हूं। कोई भी ये नेचुरली कोई भी एंटीजन यहाँ एंटर किया, ठीक, तो एंटर करने के बाद अगर कोई बहुत अच्छा डायग्राम बना रहा हूं मैं, जरा ये मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है। वाह, हाथ तो कहाँ गया खैर कोई नहीं, ये ह्यूमन बॉडी है, इससे इन्फेक्ट किया नेचुरली इन्फेक्ट किया और इसने खुद से ही एक इसके अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स दिया। तो इसका जो इम्यून रिस्पॉन्स दिया इसके सेल ने दिया है, इसके पर्टिकुलर सेल ने दिया है, और इसका पर्टिकुलर सेल इसके उसमें रहने वाला है, इसके बॉडी में ही रहने वाला है थ्रू आउट लाइफ, ठीक। तो ये हमेशा पहचान कर लेगा और उसे स्टोर या मेमोरी के तरह रख लेगा, इसलिए ये लॉन्ग टर्म हो जाता है। लेकिन जब कोई भी चीज़ हम इस तरह से देते हैं कि बाहर से एक केमिकल उठाया, केमिकल सब्सटेंस, कोई फॉरेन वो आया था, फॉरेन एंटीजन आया था और इस केमिकल को दिया और इसे वो डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये केमिकल
इस बॉडी के अंदर नहीं बना है, तो जब इस केमिकल का कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा तो ये इम्यून रिस्पॉन्स भी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए ये जो बाहर से होता है, बाहर से केमिकल सब्सटेंसेस देते हैं जो हम पैसिव में पढ़ेंगे, ठीक, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म होता है और ये लॉन्ग टर्म होता है, जो बॉडी अंदर से ही बनाती है। तो ये इसमें डिफरेंस है। पैसिव नेचुरली अक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी प्रोसेस फ्रॉम मदर टू फिटस, एक एग्जांपल दे रहा है। अब उसमें देखिए फिटस के पास मदर से जो एंटीबॉडीज जा रही हैं वो बनी कहाँ हैं, मदर के बॉडी में बनी है, और ये फिटस में गई हैं। जब तक ये फिटस में रहेंगी तब तक वो इम्यूनिटी इसमें रहेगी, और उसके बाद इसे खुद ही गेन करना पड़ेगा। इसलिए पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसे कहा गया। ठीक, और ये शॉर्ट टर्म होती हैं। ठीक, अब चूंकि बाहर बनी थी। आगे हम देखते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। अब आर्टिफिशियली जो एक्वायर किया गया है, ठीक, पहले हम लोगों ने देखा ये एक नेचुरली वो किए थे, क्योंकि यहाँ जो एंटीजन था नेचर में ही प्रेजेंट था, और ये जो ग्लोब्यूलिन बना था जो मदर से फिटस में पास हुआ था ये नेचुरली ही गया था। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे आर्टिफिशियल जो है, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये कैसे आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये भी एक्टिव और पैसिव में डिवाइड किया गया। तो इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंटीजन enters body through vaccination, like हम कभी कभी एटेन्यूएटेड वायरस की बात करते हैं। ठीक, तो एटेन्यूएटेड वायरस वो एंटीजन ही मतलब इन्वेड कराते हैं, हम एंथ्रोपोजेनिकली इन्वेड कराते हैं बॉडी को विद रिस्पॉन्स ऑफ इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, दिस प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। अब जब हमने वायरस को ह्यूमन बॉडी में किसी भी बॉडी में ये इन्फेक्ट कराया है किसी भी बॉडी को, तो फिर इसके खिलाफ जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स आएगी, इसमें प्रेजेंट सेल ही इसके अगेंस्ट वर्क करेगी, तो फिर ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ठीक, अब फिर यहाँ आ गया पैसिव आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसमें क्या गया, एंटीबॉडीज फ्रॉम इम्यून इंडिविजुअल। ठीक, अब इम्यून इंडिविजुअल, अब मान लीजिए इसमें क्या है, इसमें दो स्टेप हो गए। इसको मान लीजिए, इसी को ले लीजिए एक एग्जांपल, इसको हमने वायरस से इन्फेक्ट कराया, इसने इम्यून रिस्पांस दिया। जो इम्यून रिस्पांस में जो केमिकल सब्सटेंसेस यहाँ बने हुए हैं, इस सब्सटेंसेस को हम लोगों ने अलग किया और इस सब्सटेंस को हमने अगले इंडिविजुअल में डाल दिया। ठीक, तो फिर ये क्या होगा कि ये जो केमिकल सब्सटेंस बना था, जो एंटीबॉडीज बनी थी, वो केवल आई हैं इस इंडिविजुअल में, इसमें ये पर्टिकुलर सेल नहीं गया है। ठीक, ये पर्टिकुलर सेल नहीं गया है, इसलिए फिर ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा। ठीक, बॉडी एंड रेफर टू एज इम्यून सीरम ग्लोबुलिन्स, लाइक इम्यून ग्लोबुलिन्स, गामा ग्लोबुलिन्स, दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड्स इमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म, क्योंकि एक्शन तो तुरंत दे देगा, क्योंकि एट लास्ट जो सेल का प्रोडक्ट बन के आने वाला है वो प्रोडक्ट ही हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया है, इसलिए इसका जो रिस्पॉन्स होगा तुरंत ही आएगा। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा और इसे क्लासिफाई भी करने की कोशिश की मैंने। अब आगे देखते हैं ये जो इम्यून सिस्टम है इनके फंक्शन क्या है। ठीक, तो इनका फंक्शन तो सीधे पता है। ओके, किससे, पैथोजन से। वेयर इन्फेक्शन इज द, अब इन्फेक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि इन्फेक्शन क्या होती है, कि एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू इंटर होस्ट, मल्टीप्लाई एंड स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक, वो जरा वॉइस टाइपिंग के वक्त कभी कभी कोई और बोल देता है या फिर कोई सेल साउंड आ जाता है तो मिस टाइपिंग हो जाता है। तो लेट मी चेंज इट।
चलिए टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। देयर आर सेवरल काइंड ऑफ पैरासाइट्स कॉजिंग डिजीज। कुछ तरह के पैरासाइट होते हैं जो डिजीज काज करते हैं और इनके एग्जाम्पल हैं। इन सब बारे में हम लोग बात करके टाइम नहीं गंवाना चाहिए हम लोग को। अब बात आती है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन होस्ट। अब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, इन्फेक्शन तो हो गया, इन्फेक्ट तो कर दिया हमें, लेकिन अब कैसे हम उसे डिफेंस कैसे वो करेंगे। तो देयर आर टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म इन ह्यूमन होस्ट नोन एज इनेट मैकेनिज्म एंड द सेकेंड वन इज एडेप्टिव मैकेनिज्म, जिसके बारे में पहले हम लोगों ने बात किया है। इन इनेट मैकेनिज्म आर नॉन स्पेसिफिक। इनेट मैकेनिज्म जो होते हैं नॉन स्पेसिफिक होते हैं, बट द एडेप्टिव मैकेनिज्म आर हाईली स्पेसिफिक। अब इसका डिफरेंस आपको पता है कि ये नॉन स्पेसिफिसिटी और स्पेसिफिसिटी क्यों आ रही है। चलिए एक एग्जांपल यहीं से मैं पिकअप करके दिखा देता हूं कि जो स्पेसिफिसिटी की बात थी, दूसरे पेज पे चलिए। जो स्पेसिफिसिटी की बात थी, ये देखिए, ये कोई स्पेशल वायरस आया था, ठीक, इसके प्रति इसकी हम अभी बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक जो है एडेप्टिव, एक्वायर्ड जो है एडेप्टिव जो है, ये पर्टिकुलर जो एंटीबॉडी बना था एक पर्टिकुलर वायरस के लिए बना था, इसलिए ये स्पेसिफिकली इसी वायरस के लिए वर्क करेगा। लेकिन जो हम बात किए थे मदर टू फिटस के लिए, यहां पे मदर टू फिटस जो ये जा रहा था, मदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन बना रही है, मदर के सेल में जो बन रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी भी वायरस के लिए स्पेसिफाइड नहीं होता है कि फिटस को कैसा वायरस इन्फेक्ट करेगा या फिर क्या दिक्कतें हो सकती हैं, वहाँ कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती है, ठीक। तो इसको वहाँ बताया जा रहा है। सो लेट्स गो फॉर द, हाँ, specific with memory. It is also found that proper cooperation between these two mechanism exist. और ऐसा भी देखा गया है कि ये जो फर्स्ट और सेकंड जो है इनेट और एडेप्टिव जो हैं, आपस में बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि अब चूंकि मैंने पढ़ लिया है तो वहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्या ज़रूरत है, और इस पे हम लोग को असाइनमेंट भी मिला है कि क्या ज़रूरत है कि कैसे ये आपस में कोऑर्डिनेट वर्क करते हैं, और ज़रूरत क्या है इनको कोऑर्डिनेटली वर्क करने की। क्योंकि कहीं ना कहीं एक सिंगल एंटीबायोटिक या फिर एक सिंगल मॉलिक्यूल काफ़ी नहीं होता है किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन को एनगल्फ करने के लिए या फैगोसाइटोस करने के लिए, इन सभी चीज़ों में। ओके, अब यहाँ कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स बोथ ह्यूमोरल एंड सेल्यूलर कंपोनेंट। अभी ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में हम समझेंगे क्या है। किटासाटो एक साइंटिस्ट थे, डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट सीरम क्या है, द लिक्विड और नॉन सेल्यूलर कंपोनेंट रिकवर्ड फ्रॉम कोagulated ब्लड फ्रॉम एनिमल प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड। देखिए अब ये सीरम के लिए इतना लंबा चौड़ा सा शब्द यूज हुआ है, तो अगर मैं सीरम कहूँ तो अब आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, ये याद रहना चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये एक सीरम एक ऐसा लिक्विड है, मान लीजिए किसी ट्यूब में एक लिक्विड है जिसमें सेल्यूलर कंपोनेंट्स नहीं है, और वो जो रिकवर किया गया है कोagulated ब्लड से किया गया है, जो कि पहले एनिमल इम्यूनाइज्ड हो चुका है, इम्यूनाइज किया गया है, ठीक। वो किटासाटो ने जो डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है, ठीक। अब यहाँ स्पेसिफिकली डिप्थीरिया वायरस के लिए उन्होंने वर्क किया था, एंड कुड ट्रांसफर द इम्यून स्टेट टू अनइम्यूनाइज्ड एनिमल्स। मतलब कि इस सीरम को किसी अनइम्यूनाइज्ड एनिमल में डाल दिया गया, ठीक। तो पता चला फर्दर टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद ये भी इम्यूनाइज्ड हो गया, इम्यूनाइज्ड हो गया उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। In 1883, before the discovery that a serum component could transfer immunity, इसके ये सीरम में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो इसको वो कर रहे हैं, ये सीरम के खोज के पहले ही एली मैटनिकॉफ डिमॉन्स्ट्रेट किए थे कि
सेल्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इम्यून स्टेट ऑफ एनिमल। सेल्स जो हैं वो भी, कुछ सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ही ऑब्जर्व दैट सर्टेन वाइट ब्लड सेल्स which turned into phagocyte ingested microorganism। कुछ होते हैं जो फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट कर जाते हैं। एंड अदर फॉरेन मटेरियल, फॉरेन मटेरियल इसमें यहाँ एक वर्ड यूज कर लीजिए, सीधी सी बात, एंटीजन। ठीक, एंटीजन, नथिंग दैट दीज फैगोसाइट सेल्स आर मोर एक्टिव इन एनिमल दैट हैड बीन इम्यूनाइज्ड। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा था कि और कुछ नहीं होता है, जो ये इम्यूनाइज्ड एनिमल्स होते हैं उनमें यही सेल्स जो होते हैं ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ज़्यादा मात्रा में बढ़े होते हैं और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ज़्यादा एक्टिविटी शो करते हैं। आइए अब ह्यूमोरल इम्यूनिटी को देख लेते हैं। तो इन ईच केस द कंपोनेंट वाज नेम्ड फॉर द एक्टिविटी it exhibit as antitoxin, precipitin and agglutinin। यहाँ कुछ टाइपिंग एरर है, जहाँ तक यहाँ मतलब ये है कि जरा से मिस्टेक से क्या हो सकता। तो जो पहले केसेस देखे जाते हैं उनके एक्टिविटी के हिसाब से पहले इन जो कंपोनेंट्स थे इनका नाम रखा जाता था कि मान लीजिए किसी टॉक्सिन के खिलाफ इन्होंने वर्क किया तो उनको एंटीटॉक्सिन कह दिया गया। किसी को देखा गया कि ब्लड को कोगुलेट कर दे रहे हैं या फिर किसी और एंटीजन को कोगुलेशन वो कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हें प्रेसिपिटिन कह दिया गया। फिर या फिर अग्लूटिनिन कह दिया गया अगर उसमें अग्लूटेशन हो जाता है, तो इस तरह से उनका नाम रखा गया। Initially different serum components were thought to be responsible for each activity। ठीक, पहले देखा गया, पहले सोचा गया कि जो सीरम के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं वो अलग अलग एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन 1930 में जो एल्विन कबार्ड थे, इनके डिमॉन्स्ट्रेशन ने दिखाया कि जो सीरम का एक फ्रैक्शन होता है जिसे गामा ग्लोबुलिन कहा उन्होंने, was shown to be responsible for all these activity। उन्होंने देखा कि गामा ग्लोबुलिन जो होते हैं यहाँ हर एक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन उसके पहले क्या था कि सोचते थे कि अगर एंटीटॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है तो वहाँ एंटीटॉक्सिन वर्क कर रहे हैं, कहीं प्रेसिपिटेशन हो जा रहा है तो वहाँ प्रेसिपिटिन वर्क कर रहा है, कहीं अग्लूटिनेशन हो जा रहा है तो अग्लूटिनिन वर्क कर रहा है। लेकिन कबात ने दिखाया कि नहीं, यहाँ गामा ग्लोबुलिन एंटीटॉक्सिन की तरह भी वर्क कर सकता है, प्रेसिपिटिन की तरह वर्क कर सकता है और अग्लूटिनिन की तरह वर्क कर सकता है। यहाँ आप देखिएगा, मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के थ्रू धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। was shown to be responsible for this action। The soluble active molecules in the immunoglobulin fraction of serum are now commonly referred to as antibodies। ठीक, तो वो जो इम्यूनोग्लोबुलिन था, ठीक, उनका जो फ्रैक्शन होता था उन्हें ही एंटीबॉडीज कहा जाता है आज। ऑन दैट टाइम नोन एज बॉडी ह्यूमर्स। ठीक, उस टाइम हम बॉडी ह्यूमर्स उन्हें कहते थे। द इम्यूनोलॉजिक इवेंट दे पार्टिसिपेटेड इन वाज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो जो वो एक्टिविटी कर रहे थे उनको ह्यूमरल एक्टिविटी कह दिया गया। अब बात आती है एंटी सीरम। द एंटीबॉडी containing serum fraction from a pathogen exposed individual earlier derived from horse। मतलब कि ये कह रहा है कि एंटी सीरम जो था उसमें एंटीबॉडी कंटेनिंग सीरम होता है। ठीक, वो उसका इस एंटी सीरम जो होता है, एंटीबॉडी कंटेनिंग सीरम का एक फ्रैक्शन होता है जो कि एक ऐसे एनिमल से लिया जाता है। उस समय के लिए हॉर्सेस यूज किए जाते थे, तो जो पैथोजन से एक्सपोज्ड होता रहता था। ठीक, अब उसमें से ये सीरम लिया गया है जो जिसमें एंटीबॉडी है और उसे हम एंटी सीरम कह रहे हैं। ठीक, was given to patient suffering from diseases। तो उस समय वही एंटी सीरम जो पेशेंट्स होते थे उनको दिया जाता था। This form of immune protection that is referred between individual is called passive immunity। पैसिव इम्यूनिटी मैंने समझाया कि वहां फिर एक केमिकल सब्सटेंस दिया जा रहा है। ठीक,
वो सेल्स सीधे नहीं ट्रांसफर किए जा रहे हैं, वहाँ सेल्स की द्वारा बनाया गया हॉर्स है ये, जानता हूँ ऐसा हॉर्स नहीं होता, तो हॉर्स है ये, इसमें एक सेल ये एंटीबॉडीज को बनाया, इन एंटीबॉडीज को यहाँ एक एनिमल में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक। पैसिव इम्यूनिटी में आल्सो बी यूज्ड एज अ प्रिवेंटिव टू बूस्ट द इम्यून पोटेंशियल टू दोज विद कंप्रोमाइज्ड इम्यूनिटी। अब इसमें इसका वो भी इस्तेमाल किया जाने लगा, जब पहले देखा गया कि यहाँ जो वो एंटीबॉडी जो इम्यून सेल्स होते थे उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती थी, तो क्या किया जाने लगा कि इनको यूज करके कुछ जिनकी इम्यूनिटी कम होती थी उनकी इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए भी दिया जाने लगा। ठीक। दोज विद कंप्रोमाइज्ड इम्यूनिटी, जिनके पास इम्यूनिटी जरा कम होती थी, और हु एंटीसिपेट फ्यूचर एक्सपोजर। अगर मुझे लगता था कि मैं डिप्थीरिया वायरस पे काम करूंगा तो डिप्थीरिया के थ्रू आज ही वैक्सीनेशन करवा लूं, उसके बाद जाके डिप्थीरिया पे मैं वर्क करूंगा। ठीक। तो ये सारी चीजें थी। While passive immunity can supply a quick solution, तो पैसिव इम्यूनिटी एक क्विक सॉल्यूशन दे सकता है। अब मुझे लगता है आप सभी को ये जो मैं कहा क्विक सॉल्यूशन, आप सभी को ये आवाज गूंजने लगी होगी क्यों, और इसका आंसर भी गूंजने लगा होगा कैसे। इट इज शॉर्ट लिव्ड एंड लिमिटेड एज द सेल। देखिए जो बात मैंने बताया था पहले, लिमिटेड एज द सेल दैट प्रोड्यूस्ड दिस एंटीबॉडीज आर नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड। ठीक। ये ट्रांसफर नहीं किए गए हैं, सेल नहीं ट्रांसफर किया है। ऑन द अदर हैंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन और नेचुरल इन्फेक्शन इज सेड टू एंडेंजर एक्टिव इम्यूनिटी इन द होस्ट एज द प्रोडक्शन ऑफ वंस ऑन इम्यूनिटी। अब इसमें क्या कहा गया है कि दूसरी तरफ ये जो अलग से हम वैक्सीन और जो नेचुरल इन्फेक्शियस एजेंट्स होते थे उस समय एक खतरा कर सकते थे, और एक्टिव इम्यूनिटी तो देते ही थे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता था कि अगर हम सीधे अगर किसी इंडिविजुअल को एक्सपोज करा दें। ठीक। द इंडक्शन ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी कैन सप्लाई द इंडिविजुअल वाइल अ रिन्यूएबल लॉन्ग लिव्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्पेसिफिक इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। अब एक्टिव इम्यूनिटी की बात होने लगी, एंडेंजर तो करता था, लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी आ जाती थी तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता था। ठीक। और क्यों हो जाता था, वो इसके कारण हो जाता था। ठीक। अब आती है बात सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की। ठीक। अब यहीं तक हम लोग आज पढ़ेंगे, आगे का नोट्स हो सकता है बीच में ही इंटरप्टेड हो, तो इसलिए वहां नहीं पढ़ा। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, द फुल इम्यून रिस्पॉन्स रिक्वायर्स बोथ सेल्युलर and humoral component with the emergence of improved cell culture। ये अब तब की बात की जाने लगी जब एक सेल कल्चरिंग वगैरह आ गया और ट्रांसफर टेक्निक्स भी आ गए 1950 के बाद। और 1950s the lymphocyte was identified as the cell type responsible for both cellular and humoral immunity। तो फिर जाके देखा गया कि ये सेल मेडिएटेड ट्रांसफर इम्यूनिटी ही होती है, और ये दोनों को मिला के काम करती है, क्योंकि लिम्फोसाइट ही है जो दोनों में वर्क करता है, ह्यूमोरल में भी और सेलुलर में। देयर आफ्टर ब्रूस, ये जो साइंटिस्ट हैं ये नाम गलत लिख दिया गया, अगला जो वर्ड है इनका ब्रूस से ही नाम है उनका, इंडिकेटेड दैट एग्जिस्टेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट विच टी लिम्फोसाइट derived from thymus and B lymphocytes, ये जो बर्सा ऑफ फैब्रिकस जो कि बर्ड में पाया जाता है, एक क्लोएका का आउटग्रोथ होता है वो, और इसका जो मैमेलियन इक्विवेलेंट जो होता है इस चीज़ का इस बोन मैरो, हमारे यहाँ हमारे शरीर में मैमल्स में बोन मैरो से ये फॉर्म होता है बी लिम्फोसाइट, द होम ऑफ डेवलपमेंट बी सेल इन मैमल। वी नाउ नो दैट सेल्युलर इम्यूनिटी इज इम्पोर्टेड बाई T cells and that the antibody produced by B cell confirm humoral immunity। मतलब कि जो सेल्युलर इम्यूनिटी होती है वो टी सेल से आती है, और जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है वो कहीं ना कहीं बी सेल से कंफर्म होती है। ठीक।
आज ये कंफर्म है। ठीक, तो आज बस इतना ही। आगे हम देखेंगे कि हाउ आर फॉरेन सब्सटेंसेस रिकॉग्नाइज, जो एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है हमारे बॉडी में, वो कैसे मतलब उनको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है और कैसे उन पे एक्शन लिया जाता है हमारे सेल के द्वारा। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।